जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है। साथियों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार, एमपी, ईएमआरएस, यूपी टीजीटी, एनवीएस, केवीएस एंड अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें श्योर है कि इस मॉडल पेपर से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप सभी लोग ज़रूर देखिए। हमने इस वीडियो में गलतियों को दूर करने की पूरी कोशिश की है। अगर हाँ, हमसे कोई गलती हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करें फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जॉन बी वाटसन ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके शब्दों में की है? तो जॉन बी वाटसन जी ने जो व्यवहार को जो एक्सप्लेन किया, बिहेवियर को, वो किन तत्वों में किया है, किस शब्दों के रूप में की है? चेतना, उत्तेजना, अनुक्रिया, मूलभूत प्रवृत्तियाँ एवं प्रतिबद्ध। तो इसका जो राइट आंसर हुआ, जॉन बी वाटसन ने जो व्यवहार की व्याख्या की है, ये उत्तेजना अनुक्रिया के रूप में की है फ्रेंड्स। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों में सामुदायिक भावना का प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्यालयों में सामुदायिक भावना की बात हो रही है, तो उसमें प्रमुख तत्व पूछा गया है, वह कौन सा है? तो हम भावना, योगदान की भावना, आश्रितता की भावना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विद्यालय में जो सामुदायिक भावना का जो प्रमुख तत्व होता है, ये हम भावना होना चाहिए। हम लोग सब लोग मिल करके काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जाति में मनोवैज्ञानिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? जाति में पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक रूप पूछा गया है, तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होती है जातिगत ही भावना होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों से संबंधित मनोवैज्ञानिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें है? शिक्षार्थियों में जो स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, से संबंधित मनोविज्ञान का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है? तो प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पिछड़े बालकों की शिक्षा एवं बाल शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये पिछड़े बालकों की शिक्षा है। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? लर्निंग की बात है, लर्निंग प्रोसेस की, उसमें जो मनोवैज्ञानिक तत्व हैं वह कौन से हैं? तो पुरस्कार और दंड की व्यवस्था, सीखने की विधि, सिखाने की विधि एवं अनुशासन। तो सीखने का जो लर्निंग प्रोसेस, जो मनोवैज्ञानिक तत्व जो होना चाहिए, वो पुरस्कार और दंड की व्यवस्था दोनों होनी चाहिए। अगर सिर्फ पुरस्कार ही पाएगा तो उसको कहीं ना कहीं अंदर से उसको ये लगेगा कि हाँ, हम सिर्फ जीतना है जीतना, लेकिन अगर कभी हारेगा, उसको दंड मिलता है गलत चीज़ों की व्यवस्था। तो ये सीखने का, उससे बच्चा जो है, जो प्लेयर्स होते हैं सभी सीखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन निम्नलिखित में से क्या है? टीचिंग के क्षेत्र में जो मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन पूछी जा रही है वो क्या है? तो शिक्षा की खेल प्रणालियाँ, पाठ्य पुस्तकें, अनुशासन विधि, दंड का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, शिक्षा की खेल प्रणालियाँ, इसका ये राइट आंसर होगा। टीचिंग के क्षेत्र में मनोविज्ञान की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, वो जो शिक्षा की जो खेल प्रणालियाँ हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आधुनिक शिक्षा में किसका मनोविज्ञान का अनुप्रयोग जो किया जा रहा है, वो किस पर मेन रूप से आधारित है? तो व्यक्तिगत भिन्नताएं,
धर्म, वर्ग एवं विद्यालय प्रबंध। तो जो मेन रूप से फोकस है आधारित है वो व्यक्ति की भिन्नताओं पर ही आधारित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव चिंतन निम्नलिखित में किस पर विशेष रूप से निर्भर है? मानव का जो चिंतन है, हमारा आपका सभी का जो चिंतन है, वो बेसिकली जो पूछा जा रहा है किस पर विशेष रूप से क्या है, निर्भर है। तो ये भाषा विज्ञान, तर्कशास्त्र, व्याकरण एवं विज्ञान। तो जो मेनली रूप से आधारित होता है वो तर्कशास्त्र पर ही आधारित होता है। मानव का चिंतन कि अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो उसका ये होता है कि सिलेबस, हर एक चीज़, जो भी चीज़ें हैं, पास होंगे कि नहीं होंगे, फेल तो नहीं हो जाए, बोर्ड पेपर एग्ज़ाम, बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा कि लो आएगा, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, आगे क्या होगा रिजल्ट, हम पेपर बहुत अच्छा करेंगे, मोटिवेशन के साथ चलते हैं, हमेशा तर्क करते हैं, पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव थिंकिंग भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पूछा गया है कि मानव चिंतन निम्नलिखित में से किस पर विशेष रूप से निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है तर्कशास्त्र पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जीवन में भाषा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? मानव जीवन में जो क्या बोलते हैं भाषा के कार्य पूछा गया है वो कौन से हैं? तो विचारों का विस्तार, विचारों में स्थिरता, विचारों का निर्माण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ना, मानव जीवन में जो भाषा के जो कार्य हैं वो विचारों का क्या होना चाहिए, स्प्रेड, फैलाव होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और विचारों में स्थिरता भी होनी चाहिए। जितना स्थिरता होगी हमारे विचारों में उतना ही हम आगे बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और विचारों का निर्माण होना चाहिए, नई नई जो एक्टिविटी हैं, क्रियाएं हैं, जो भी है उनका क्या बोलते हैं निर्माण होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव चिंतन में तर्क का आरंभ निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में होता है? मानव में जो तर्क का आरंभ है वो किस आयु में वर्ग में होता है? तो सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग में होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था। तो सबसे ज़्यादा जो मानव चिंतन में जो तर्क का आरंभ होता है ये बाल्यावस्था में ही होता है फ्रेंड्स। ओके, सॉरी, युवावस्था में होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स बाल्यावस्था युवा, जब बच्चा छोटा होता है तो वह हर एक चीज़ को देखता है, उसको समझता है और फिर उसको पूछता है कि जैसे ये क्या है, उसको बालक के अंदर वो जानने की चिंता होती है, वो जानना चाहता है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य कारण के अमूर्त विचार का विकास मानव में किस आयु वर्ग में होता है? कार्य कारण के कारण अमूर्त विचार विकास मानव में किस आयु वर्ग में होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था। तो ये होता है फ्रेंड्स युवावस्था में होता है। कार्य कारण के जो अमूर्त विचार मतलब कि जो मन से अनुभूत किया जा सकता है, मानव मानने की क्रिया या भाव कह सकते हैं इसको, अमूर्त विचार को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आयु में मानव की मुद्रा के संप्रत्यय का विकास हो जाता है? निम्नलिखित में से किस आयु में क्या पूछ रहा है, मानव के जो मुद्रा संप्रत्यय का विकास, डेवलपमेंट जो है वो कब हो जाता है? तो 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष एवं 9 वर्ष। अब संप्रत्यय क्या होता है? मुद्रा संप्रत्यय, जो मानने की क्रिया या भाव जो होता है उसको मुद्रा संप्रत्यय कहते हैं। तो ये लगभग 6 वर्ष में हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव चिंतन के विकास में 1000 की संख्या का संप्रत्यय किस आयु में काम करता है? मानव चिंतन के विकास में 1000 तक की जो संख्या का संप्रत्यय है वो किस आयु में काम करता है? तो 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष एवं 9 वर्ष। ये कार्य करता है 9 वर्ष में कार्य करता है। इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चिंतन के विकास में 1000 तक की संख्या का संप्रत्यय जो विचार है वो जो मन में क्या बोलते हैं माननिक क्रिया या भाव है वो किस आयु में काम करता है? तो ये 9 वर्ष में काम करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चिंतन के विकास में आकार का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किस आयु में बनता है? तो मानव चिंतन का जो विकास में आकार है उसका संप्रत्यय का ये जो भाव है निम्नलिखित किस आयु में ये बनता है? तो ये बन जाता है लगभग 6 वर्ष के आयु में ये बन जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन के चिंतन में काल का संप्रत्यय, मानव का जो जीवन है उसके डेवलपमेंट में जो काल का संप्रत्यय किस आयु में परिपक्व हो जाता है? क्या होता है? पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है उसका काल का संप्रत्यय। तो ये फ्रेंड्स होता है कुल लगभग 12 वर्ष की आयु में होता है। इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। ओलंपिक ध्वज प्रथम बार किस ओलंपिक में फहराया गया? तो ओलंपिक ध्वज जो फर्स्ट टाइम फहराया गया था ये 1920 ओलंपिक में फहराया गया था, जो कहाँ पे हुआ था? एंटवर्प में हुआ था फ्रेंड्स। अच्छा, ये जो ओलंपिक ध्वज है इसको किसने डिजाइन किया था? तो ये 1913 में पियरे डी कुबर्टिन जी ने इसको क्या किया था? डिजाइन किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज का अंकित चिन्ह जिन्हें ओलंपिक चिन्ह कहते हैं कौन से हैं? ओलंपिक ध्वज का जो अंकित चिन्ह है जिन्हें ओलंपिक चिन्ह कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 5 उड़ते हुए कबूतर, आपस में गुथे हुए 5 छल्ले, संसार के 5 महाद्वीपों का चित्र, मशाल के लिए खिलाड़ी का चित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर होगा। आपस में गुथे हुए 5 छल्ले, जो छल्ले होते हैं क्या होते हैं? आपस में ये जुड़े होते हैं फ्रेंड्स। और किस आकार में होते हैं? तो ये डब्लू आकार में होते हैं। इनका जो क्रम होता है वो क्या होता है? शुरू से लेकर लास्ट तक मैं बता दे रहा हूँ। तो न प क हल, आप सभी लोग जरूर ये ट्रिक याद कर ले, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि उनका क्रम क्या होता है। तो न से होता है नीला, प से पीला, क से काला, ह से हरा और ल से लाल। ये उनका क्या होता है? क्रम होता है फ्रेंड्स। ओके, न प क हल। ओके, कुल कितने रिंग होते हैं? तो ये 5 रिंग होते हैं। इनका बेस किस कलर का होता है झंडे का? तो बेस होता है कुल ये वाइट कलर का इसका बेस होता है फ्रेंड्स झंडे का। ठीक है, बिना किनारी वाले। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आपको सबसे पहले मिले। साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? वह किस रंग का जो छल्ला है ओलंपिक छल्ला ये क्या एशिया महाद्वीप का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो ये फ्रेंड्स करता है जो पीला छल्ला होता है किसका? एशिया महाद्वीप का ये प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गान की रचना किसने की? तो ओलंपिक जो गान की रचना की है फ्रेंड्स ये की है स्पिरास, समारास और कोस्टिम पालामास ने ये की है। इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता मिली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जरूर राइट डाउन करें। ओलंपिक गान को
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आईओसी में से मान्यता कब मिली? तो ये फ्रेंड जो मान्यता मिली है 1958 में इसको मान्यता मिली है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक मशाल प्रथम बार किस ओलंपिक में जलाई गई? जो ओलंपिक मशाल है ये फर्स्ट टाइम प्रथम बार किस ओलंपिक में जलाई गई थी? 1912, 1928, 1928, 1936। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर 1936 बर्लिन ओलंपिक इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक शुभंकर का प्रयोग प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक शुभंकर का जो प्रयोग है प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया था? तो ये फ्रेंड्स किया गया था 1968 ओलंपिक जो मैक्सिको में हुआ था उसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्को ओलंपिक खेलों जो 1980 का शुभंकर था, जो 1980 में जो ओलंपिक हुए थे मास्को में, उसका शुभंकर क्या था? तो उसका जो शुभंकर था फ्रेंड्स ये मीसा, भूरे भालू, ओली, सैद, मिली, इंजी एंड पामेला। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका शुभंकर था 1980 मास्को ओलंपिक है, ये मीसा था, भूरे भालू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सब रिसर्च से क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, आप सभी लोग जरूर देखें। जब अध्ययन के लिए चुने गए गुण का मान प्रत्येक इकाई में एक ही होता है तो उसे क्या कहते हैं? समजातीय संख्या कहते हैं, विषमजातीय संख्या कहते हैं, ए व दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स समजातीय संख्या कहते हैं। गुण का मान प्रत्येक इकाई में क्या होता है? एक ही होता है, उसे क्या कहते हैं? समजातीय संख्या कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चर का मान इकाई 2 में बदलता रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक चर है उसका मान इकाई में बदलता रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड विषम जाति, उसको संख्या कहते हैं। ओके, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण बुद्धि परीक्षण हेतु कक्षा 12 से के 10 विद्यार्थियों की संख्या होगी। जो बुद्धि परीक्षण के लिए आईक्यू टेस्ट हेतु कक्षा 12 के 10 विद्यार्थियों की जो जनसंख्या है वो होगी, वो कैसी होगी? कक्षा 10 और 12 कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो समजाति भी हो सकती है, विषम जाति भी हो सकती है और समजाति विजाति दोनों हो सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह समजाति और विषमजाति दोनों हो सकती है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर मनोविज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन हेतु न्याय दर्श जो जस्टिस का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? आमतौर पर मनोविज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्ययन हेतु जो सैंपलिंग जो जस्टिस है, न्याय दर्श का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? तो ये फ्रेंड्स प्रयुक्त होता है विषम जाति होता है, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन परिभाषित जनसंख्या की इकाइयों की गणना एवं क्रमांकन सरलता से संभव होता है तो उसे कहते हैं? तो जन परिभाषित जनसंख्या की इकाइयों का गणना एवं क्या उसका क्रमांकन सरलता से क्या होता है? संभव होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स सीमित जनसंख्या कहा जाता है, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की इकाइयों की गणना या क्रमांकन असंभव हो तो उसे कहते हैं? जब जनसंख्या की इकाई जो यूनिट की जब गणना करना है या क्रमांकन करना, उसका जो क्रमांक करना क्या हो जाता है? असंभव हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको फ्रेंड्स जो हम लोग कहते हैं असीमित जनसंख्या कहते हैं, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, शोध में असीमित जनसंख्या उदाहरण है, रिसर्च में असीमित जनसंख्या का उदाहरण क्या है? आकाश में नक्षत्रों की संख्या, माध्यमिक स्तर पर चढ़ने वाले छात्र, प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आकाश में नक्षत्रों के
संख्या ही इसका ही राइट आंसर होगा। रिसर्च में क्या असीमित जनसंख्या का एक उदाहरण पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कालेज लखनऊ की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। तो इसकी जो स्थापना हुई फ्रेंड्स 1932 में इसकी स्थापना हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA की स्थापना निम्न वर्ष में हुई है। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई 1920 में इसकी स्थापना हुई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA कॉलेज के संस्थापक है, यंग मैन क्रिश्चियन कॉलेज एसोसिएशन के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो इनका जो नाम था ये SC बक इनका नाम था। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप सभी लोग जरूर राइट डाउन करें। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं फ्रेंड्स, जिससे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पहले मिले फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन निम्न वर्ष में हुआ। एडहॉक इंक्वायरी जो कमेटी है इसका गठन जो हुआ है 1958 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIS की स्थापना निम्न वर्ष में हुई है। NIS की स्थापना कब हुई है? तो ये 1961 में इसकी स्थापना हुई है NIS की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना निम्न वर्ष हुई है। नेहरू युवा केंद्र की जो स्थापना हुई है तो ये 1972 में इसकी स्थापना हुई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना निम्न वर्ष हुई है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना ये कब हुई है? तो ये 1984 में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में, तो इसके आगे आप लोग लिख लीजिए 25 जनवरी 1984 के भी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ स्पोर्ट की स्थापना निम्न वर्ष में हुई है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट की जो स्थापना है वो कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1954 में इसकी स्थापना हुई है फ्रेंड्स। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट ये इस्टेब्लिश हुआ है 1954 में इस्टेब्लिश हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान शोध जिसको क्या कहते हैं? रिसर्च। यहाँ देखिए, और इसको दो शब्द बनाए, री और सर्च। री मतलब होता है पुनः, सर्च मतलब क्या होता है? खोज करना। के अर्थ में RF शब्द घोतक है। RF शब्द जो क्या है वो किस चीज़ का घोतक है? तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, पुनरावृत्ति, इटरेशन, आवृत्ति व गहनता का, फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी, और केवल गहनता इंटेंसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ना, आवृत्ति व गहनता इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान के अर्थ में सर्च शब्द किसका समानार्थी है? सर्च शब्द अभी मैंने आपको बताया किसका समानार्थी होगा? तो ये खोज का होगा, इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध में वही व्यक्ति सफल कहा जा सकता है, रिसर्च में वही व्यक्ति क्या बोलते हैं? सफल कहा जा सकता है जो जिसमें नए सत्य तथ्यों की खोज की हो, पुराने सत्य तथ्यों की नए ढंग से प्रस्तुति की हो, आंकड़े से प्राप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण किया हो, उपरोक्त सभी किए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, सभी ऑप्शन इसके क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूत एवं वर्तमान की घटनाओं की स्थिति का ज्ञान करना शोध का उद्देश्य है। क्या पूछ रहा है? भूत एवं वर्तमान, ठीक है, प्रेजेंट
और भविष्य की बात हो रही, घटनाओं की स्थिति का ज्ञान करना शोध का उद्देश्य है। ये कथन किसका है? बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है। तो ये दिया है, रोस ने दिया है ये डिफिनीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान के प्रकारों में बौद्धिक अनुसंधान इंटेलेक्चुअल रिसर्च से इसका संबंध है। तो इसका जो संबंध है किससे है? मनुष्य की इच्छा से, मनुष्य की जिज्ञासा से, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो संबंध है इंटेलेक्चुअल रिसर्च का, तो ये मनुष्य की जिज्ञासा से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध के प्रकारों के अंतर्गत व्यवहारिक शोध का संबंध किससे है? शोध के प्रकारों के अंतर्गत व्यवहारिक शोध का संबंध इससे है। तो इसका जो संबंध होता है फ्रेंड्स, मनुष्य की इच्छा से ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। जो मूलभूत रिसर्च है, बेसिक की बात हो रही, तो उसका अनुसंधान का मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है अनुसंधान का? तो प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन में निष्कर्षों से संबंधित करना, तथ्यों का सरलीकरण करना, क और ख दोनों केवल बुनियादी विषयों की क्या करना? खोज करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जे राइट आंसर, क और ख। प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन में निष्कर्षों से क्या करना? उसको कोरिलेट करना, तथ्यों का सरलीकरण करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड व क्रोनबैक का अनुसंधान का सही वर्गीकरण यह है। उसका सही वर्गीकरण कौन सा है? 47 नंबर। तो सर्वेक्षण, मूलभूत सर्वेक्षण व प्रविधि अनुसंधान, सर्वेक्षण, प्रविधि, व्यवहार तथा आलोचनात्मक शोध, सर्वेक्षण व आलोचनात्मक शोध, सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक व मूलभूत शोध। तो एडवर्ड को क्रोनबैक का जो अनुसंधान से जो सही वर्गीकरण है, तो ये सर्वेक्षण, प्रविधि, व्यवहार तथा आलोचनात्मक शोध, इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक अनुसंधान की प्रवृत्ति निम्न में से नहीं है। एजुकेशनल रिसर्च की जो प्रकृति है, जो नेचर है, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो ये जो शैक्षिक अनुसंधान सूचना व कल्पना पर आधारित है, ये इसका ये रॉन्ग आंसर है इस क्वेश्चन का। बाकी ये तीनों ऑप्शन से इसके सही है। शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा व दर्शन पर आधारित होता है। शैक्षिक अनुसंधान अंतर विषयात्मक पद्धति पर आधारित होता है। शैक्षिक अनुसंधान व्यक्ति निष्ठा पर ये आधारित होता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि नहीं है वह है। जो क्या बोलते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की विधि टेक्निक नहीं है, वह कौन सी है? तो ये होती है फ्रेंड्स सत्ता। ये कोई ज्ञान प्राप्त करने की विधि नहीं है। बाकी व्यक्तिगत अनुभव, आगमन व निगमन विधि, ये खोज विधि, ये सब ज्ञान प्राप्त करने की ये टेक्निक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है, क्या पूछ रहा है? वैज्ञानिक साइंटिफिक जो टेक्निक मेथड है, उसकी क्या विशेषता नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता, परिकल्पना का प्रयोग नहीं करना, भावात्मक अनुमान एवं क्रमबद्ध चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, परिकल्पना का प्रयोग नहीं करना। वैज्ञानिक विधि की विशेषता में क्या है? विशेषता ये नहीं है। ओके, तो साथियों, आप सभी लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। साथियों, क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग जल्दी एक नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपनी आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है? ओके, बाय बाय।